इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। सो देखा जाए तो इंडियन कंपनीज़ में एक ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन कंपनीज़, क्योंकि यहाँ पर अभी डेवलपमेंट हो रही है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स भी बन रहे हैं एंड नई नई कंपनीज़ भी बन रही हैं एंड साथ साथ वो लिस्ट भी हो रही हैं। सो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि अमेरिका, अफ्रीका या और दूसरे देशों में रहते हैं जिनकी नज़र है हमारे इंडियन कंपनीज़ के ऊपर। नाउ वो इन्वेस्टर्स जो इंडिया से बाहर बैठे हैं किसी दूर देश में, वो भी चाहते हैं इस डेवलपमेंट का पार्ट बनना, वो भी चाहते हैं हमारे इंडियन कंपनीज़ में उनकी कुछ हिस्सेदारी हो। सो कैसे वो लोग हमारी इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि वो लोग किसी दूसरे देश के रेजिडेंट हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमन भारती, यू आर वॉचिंग फाइनेंस वाला एंड आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स टेक अ डीप डाइव। मान लीजिए कि एक पोटेंशियल इन्वेस्टर है एंड वो इन्वेस्टर अभी अमेरिका में रह रहा है एंड उसको रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। उसको कुछ 2 करोड़ रुपए रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं क्योंकि उसने देखा है कि रिलायंस कंपनी के शेयर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड वो भी चाहता है कि वो इस ग्रोथ का पार्ट बने, उसे डिविडेंड भी मिले रिलायंस कंपनी का, साथ ही साथ वो रिलायंस कंपनी में उसकी कुछ हिस्सेदारी भी हो। सो वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये एक प्रॉब्लम अराइज हुई थी एंड इसका एक सॉल्यूशन भी निकाला गया जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसीट्स। सो लेट्स सी कि किस तरह से ये डिपॉजिटरी रिसीट्स इस पूरे सॉल्यूशन को प्रोवाइड करती है एंड साथ ही साथ कैसे वो इंडिया से बाहर बैठे हुए इन्वेस्टर्स इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएगा। इस डिपॉजिटरी रिसीट की पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मैं इस कहानी के 4 मेन किरदारों से मिलवाना चाहूँगा। नंबर 1 पर आते हैं इंडियन कंपनी, नंबर 2 पर आते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन, नंबर 3 पर आते हैं ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक एंड नंबर 4 पर आते हैं इन्वेस्टर्स। मैं अपने उस रिलायंस वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हुए बताता हूँ। सबसे पहले ये डोमेस्टिक कस्टोडियन रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर्स परचेज़ कर लेगा, जिसमें इस डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स की ओनरशिप आ जाएगी एंड वो पेमेंट भी कर देगा। जब इस डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास शेयर्स रिसीव हो जाएंगे तो ये डोमेस्टिक कस्टोडियन एक एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगा ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक को। ये ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक यूएस में लोकेटेड है एंड आप मान सकते हैं कि ये ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक जो है ये हमारे डोमेस्टिक कस्टोडियन का एक बड़ा भाई है। जब इस यूएस में लोकेटेड ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक को एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा तब इसको इस चीज़ का भरोसा हो जाएगा कि इस डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी हैं। सो इस एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पर ये ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक कुछ ADRs इशू कर देगा उन इन्वेस्टर्स को जो कि USA में हैं। वो ये ADRs इन इन्वेस्टर्स को दे देगा और इन इन्वेस्टर्स से डॉलर्स ले लेगा। इस तरह से USA में बैठे हुए इन्वेस्टर्स रिलायंस कंपनी में होने वाली इंक्रीमेंट से अपनी वेल्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो इस सिंपल से प्रोसेस की मदद से USA में बैठा हुआ इन्वेस्टर भी रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर पाया। बट एक क्वेश्चन अराइज होता है, उस USA में बैठे हुए इन्वेस्टर को डिविडेंड किस तरह से रिसीव होगा? इसका एक सिंपल सा ही आंसर है, जब जब यहाँ रिलायंस कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी एंड पे करेगी तब उन ADR के बेसिस पे उस USA में बैठे हुए इन्वेस्टर को भी डिविडेंड रिसीव हो जाएगा। फर्दर इन केस अगर उस USA में बैठे हुए इन्वेस्टर को अपना ADR बेचना हो तो तब वो अपना ADR कहाँ बेचेगा? ये ADR जो USA में इशू हुए हैं, ये ADR USA के स्टॉक एक्सचेंज में ईजिली ट्रेडेबल है, भले ही वो नस्दाक हो या NYSE, सभी स्टॉक एक्सचेंज पे ये ADRs ईजिली ट्रेडेबल हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट नंबर्स कि क्या एक ADR एक शेयर के इक्वल होगा? एंड द आंसर इज नो। ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एक ADR हमेशा एक शेयर के इक्वल ही होगा। यूजुअली 5 या 6 शेयर्स मिलकर एक ADR बनाते हैं एंड अकॉर्डिंगली 5 या 6 शेयर्स की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू उस एक ADR की भी होती है। फर्दर जब जब यहाँ रिलायंस कंपनी के शेयर्स में वैल्यू फ्लक्चुएट होगी, इस पर डिपेंड करेगी उस ADR की वैल्यू जो USA में ऑलरेडी इशू है। जैसे जैसे यहाँ वैल्यू फ्लक्चुएट होगी वैसे वैसे ही उस ADR की वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती ही रहेगी। नाउ एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा, ऐसी कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ऐसे ADR के थ्रू पैसे रेज करे हैं या फिर जिनके इन्वेस्टर्स इंडिया से बाहर लोकेटेड हैं? ऐसी कंपनीज़ हैं इन्फोसिस,
टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डी, ICICI बैंक, विप्रो और HDFC बैंक। नाउ यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका पूरा का पूरा ADRs। नाउ इसी सिमिलर स्टैंडिंग पर ही IDRs दैट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड GDRs यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। जब किसी इंडियन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने हैं बाहर की किसी कंट्री के शेयर्स में, तो वहाँ इस केस में IDRs इशू होते हैं एंड ये IDRs भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। क्या ऐसा एक्चुअली में हुआ है? यस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इकलौता ऐसा बैंक है जिसने IDRs के थ्रू पैसा रेस कर रखा है एंड इसी सिमिलर स्टैंडिंग पर ही है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स भी। आई एम श्योर आप लोग कंसेप्ट समझ ही गए होंगे, बट एक क्वेश्चन जो अराइज होता है कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स तो अमेरिका में ट्रेड हो गई, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो गई, ये GDR कहाँ ट्रेड होंगी फिर? ये GDRs अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में साथ ही साथ यूरोपियन और एशियन स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज, लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड नोन, ताकि उन लोगों को भी डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में पता चल सके। फर्दर ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो एज इन्फॉर्मेटिव अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ US स्टॉक्स के बारे में।